हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 11th में हम लोग एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसके बारे में आप छोटी क्लास से ही बहुत पढ़ चुके हैं, जानते हैं उसके बारे में कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की मौजूदगी में या सनलाइट की रोशनी में पौधे कुछ ऐसा प्रक्रिया करते हैं जिसमें क्या होता है कि वो अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और खुद की ग्रोथ के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, क्या वो केवल पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है? तो आंसर क्या होगा कि नहीं, पौधों के साथ साथ जितना वो पौधों के लिए जरूरी है उससे ज्यादा वो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि हमारा जीवन, जो आप ऑक्सीजन गैस है, जो जीवनदायी गैस है, वो वातावरण में अगर फॉर्मेशन उसका हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो छोटी क्लासेस में हमने इसको बड़े सामान्य तरीके से जाना था कि वातावरण में सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पानी के साथ मिल करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है पौधा। हम उसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। हम अब क्लास 11th में हैं, इसके बारे में हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो हुए उसके बारे में जानेंगे, विचार करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ हम और देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बच्चों, आप सबको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया पौधों में होती है। देखिए, हायर प्लांट्स में भी होती है और लोअर प्लांट्स में भी होती है ना। मतलब हर प्रकार के ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसका रंग हरा होता है। जिसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। तो मनुष्यों सहित सभी एनिमल्स के भोजन के लिए सभी एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो शाकाहारी है वो प्लांट्स पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है और जो मांसाहारी है वो प्लांट्स पे ही इनडायरेक्ट डिपेंडेंट है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे बनता है? हम छोटी क्लासेस में थे तो हमको ये चीज बताई जाती थी कि खाना जो है, पौधे अपना खुद का खाना बना लेते हैं, है ना। लेकिन कैसे बना लेते हैं, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से समीकरण बनते हैं, ये सब अब आप बड़ी क्लास में पहुंच गए हैं तो आपको वो जानना है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। बहुत छोटे थे आप तब से ये बात जानते हैं। फोटोसिंथेसिस किस तरीके का प्रोसेस है? एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वो आपका क्या हो गया? फिजियो-केमिकल प्रोसेस हो गया। ग्रीन प्लांट्स यानी कि सभी प्रकार के हरे पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही लाइट एनर्जी का यूज करके सनलाइट पर डिपेंडेंट रहते हैं। लाइट एनर्जी के लिए वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? सनलाइट पे। अब किसी पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट चाहिए और किसी पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए केवल लाइट चाहिए। जैसे अगर हम बात करें आउटडोर प्लांट्स की और इंडोर प्लांट्स की, तो क्या घर के अंदर, कमरे के अंदर जिस पौधे को हम लगा देते हैं हरे रंग का ही होता है, तो खाना तो अपना वो भी बनाता है, लेकिन उस पर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, तो फिर वो अपना खाना कैसे बनाता होगा? क्योंकि उसकी जो नीड है लाइट की, वो इनडायरेक्ट, यानी केवल रोशनी मिले उसको, डायरेक्ट सूर्य की धूप ना मिले, केवल रोशनी भी मिले तब भी वो सरवाइव कर जाता है। इसी तरह से कुछ पौधे होते हैं बड़े, जैसे आम का पेड़ है। आम के पेड़ को आप कमरे में उगाने की कोशिश करेंगे तो
आम का पेड़ इज नॉट अ इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट नहीं है, मतलब उसको केवल रोशनी नहीं चाहिए, उसको सीधी सूर्य की रोशनी चाहिए, तो वो कमरे के अंदर सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा रोशनी का, लाइट एनर्जी का यूज करके, सनलाइट का यूज करके क्या करते हैं, अपने लिए खाना बना लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है वो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि उनका जो खाना बनाने की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, है ना। तो प्लांट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस में यूज हुई सन से मिलने वाली एनर्जी है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है, वो ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है ना। हम ये कह सकते हैं कि जो भोजन का निर्माण, उसकी शुरुआत हरे पौधे से होती है, और हरा पौधा अपना भोजन केवल सूर्य की ऊर्जा में बना सकता है, तो इसलिए वही जीवन का आधार है। यानी अगर जीवन है तो उसके लिए सूर्य का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंट होने के क्या कारण हैं? फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट होने के दो कारण हैं। एक तो ये कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी पृथ्वी पर होने वाले हर प्रकार के फूड का प्राइमरी सोर्स है ना। प्राथमिक रूप से वही स्रोत है जिससे भोजन निर्माण होता है। दूसरा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो आपका वातावरण है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीजन गैस को ही हम सांस के रूप में लेते हैं, यानी कि हमारी जीवन चलाने के लिए जिस गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का निर्माण हमारे वातावरण में केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है ये आप समझ लेंगे। हम सांस लेने के लिए जिस हवा का यूज कर रहे हैं, जिस गैस का यूज कर रहे हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण से मिल रही है। और अपनी भूख को मिटाने के लिए हम जिस चीज का यूज कर रहे हैं उसका भी जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया, हरे पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे हम कि किस तरह से लाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, और किस तरह से ऐसी वो वाला साइकिल जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है ना। तो वो दोनों के बारे में हम समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, है ना। तो हम क्या क्या जानते हैं पहले से। अर्लियर क्लासेस में, पहली जो आप इससे पहले की क्लासेस में आपने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल, और रोशनी यानी कि लाइट जो आपको ऊर्जा के रूप में चाहिए, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पत्ती का ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना। हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है कि अलग अलग जो वर्णक होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, उसमें अलग अलग पिगमेंट के कारण वो कलर होता है। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जब स्टार्च फॉर्मेशन क्या है? स्टार्च के रूप में पौधा जो भोजन बनाता है वो स्टार्च के रूप में पत्तियों में स्टोर हो जाता है, या फ्रूट्स में स्टोर होता है ना। या जो हम आलू खाते हैं, जो हम शकरकंदी खाते हैं, वो सब क्या है? स्टार्च के रूप में ही उसमें स्टोर रहता है भोजन। ठीक है, तो स्टार्च फॉर्मेशन को देखने के लिए हमने एक लीफ को जब लाइट में रखेंगे तब किस तरह से वो, और एक पौधे में क्या करेंगे, हम उतनी दूरी में ब्लैक पेपर लपेट देंगे, है ना। तो देखेंगे जहाँ पे खुली पत्ती थी वहां पे ग्रीन रही, जहाँ पे खुली पत्ती नहीं थी वहां पे भोजन नहीं बना, है ना, वहां पे वो कलर नहीं आया। तो इसमें टेस्टिंग, जब स्टार्च की टेस्टिंग होगी तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस केवल लीव्स की ग्रीन पार्ट में ही होता है। तो इससे जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए
कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए पहले, जिनमें आपको अलग अलग कुछ वैज्ञानिकों के नाम याद करने होंगे और उनसे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानना होगा। फोटोसिंथेसिस की अर्ली डिस्कवरीज में हम एक वैज्ञानिक का नाम आता है जोसेफ प्रिस्टली। किसका नाम आता है? जोसेफ प्रिस्टली का। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूडेड दैट एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यानी एक पौधे की ग्रोथ के लिए वायु का होना जरूरी है। ही डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट द प्लांट रीस्टोर ऑक्सीजन इन द एयर फोल्ड बिकॉज ऑफ बर्निंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या हुआ कि जोसेफ प्रिस्टली ने ईयर भी नोट करेंगे, जोसेफ प्रिस्टली करेंगे, एरो लगाएंगे, 1733 से 1804 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसमें 1770 में बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए। ठीक है, अब उसमें उनको क्या पता लगा कि जो ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ है उसमें वायु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब अगर हवा नहीं है, लाइट नहीं है, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं ठीक से, है ना। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बेल जार लिया, है ना, एक बेल जार लिया और उसके अंदर उन्होंने 3 चीजें रखी, 3 चीजें प्लेस की। एक तो ग्रीन पौधा, एक माउस और एक कैंडल। क्या क्या? ग्रीन पौधा, माउस और कैंडल। और उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की कि किसी कैंडल के जलने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ठीक है, उन्होंने और क्या साबित किया कि हरे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है, यानी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। यानी कि पेड़ और आपका माउस, इन दोनों का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता चला कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पेड़ से मिल रही है, पेड़ से ही कुछ ऐसी चीज निकल रही है जो मोमबत्ती के जलने में भी योगदान दे रही है। पेड़ हटा देने पर कैंडल भी बुझ जा रही है और माउस भी डेड हो जा रहा है, मतलब मर जा रहा है। तो सिमिलरली हमने क्लोज्ड जार में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस समय पे किया था। तो उन्होंने एक क्लोज्ड स्पेस, यानी कि जहां पे बाहर से कोई हवा नहीं जा रही थी, उसमें उन्होंने एक प्लेस की बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, एक प्लेस किया पौधा और पौधा वो भी हरी पत्तियों वाला, और एक प्लेस किया चूहा। इसके बाद से उसमें उन्होंने देखा कि क्लोज्ड स्पेस में चूहा जो है वो सफोकेशन होने लगी उसको, है ना। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो बर्निंग कैंडल है या जो एनिमल है कोई जो ब्रीद करता है ना, दोनों एयर को डैमेज करने का काम करते हैं। यानी जो सांस की प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा निकल रहा है जो जिससे वातावरण वहां का क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। यानी कि वो क्या हुआ होगा, अब हम सब कुछ जानते हैं। अब इतने समय के बाद हम इस बारे में बात करें तो हमने जब क्या हुआ होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें वो बढ़ने लगी होगी, फिर पौधा रखा गया होगा तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होने लगा होगा, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होने लगी होगी, तो कैंडल भी जलती रही होगी और माउस भी जो है वो सांस लेता रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहा होगा उससे फिर पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा होगा। जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए तब इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि तब वो वैज्ञानिक इन चीजों को समझने के चरण में थे, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम लोगों के लिए ये चीज समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं इन चीजों को, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। तो हम इन चीजों के बारे में केवल क्या करना है, हमको वैज्ञानिक का नाम जानना है, वो ईयर जानना है कि किस ईयर में, किस वर्ष में ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, और उसके बाद केवल उसके बारे में समझ लेना है। तो जब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला जोसेफ प्रिस्टली ने कि बर्निंग कैंडल या एनिमल को जो ब्रीद करता है दोनों एयर को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उसी बेल जार में एक मिंट प्लांट को रख दिया, है ना, तो उन्होंने क्या देखा कि माउस भी जिंदा रहा और कैंडल भी लगातार जलती रही। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और कैंडल के जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
और जब किसी प्लांट को रख दिया गया उस बेल जार में, तो वो ऑक्सीजन की नीड उस प्लांट में हो रहे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कंप्लीट होने लगी। तो मतलब किसी बेल जार के अंदर जहां पे बाहर से कोई हवा नहीं जा रही है, तीनों आपस में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि कैंडल भी जल रही है, आपका चूहा भी सांस लेके जिंदा है, और पौधा भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, मतलब पौधा भी हरे का हरा बना हुआ है, सूख नहीं रहा है। तो प्रीस्टली ने क्या बताया जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बताया कि जो माउस और जलती कैंडल जो एयर रिमूव करते हैं, प्लांट उसी एयर को यूज कर लेता है। उन्होंने क्या मतलब उनका एक्सपेरिमेंट जो था उसका निष्कर्ष ये निकला, उन्होंने ये बताया कि जो चीज जैसे चूहा सांस ले रहा है तो जो वो रिलीज कर रहा है, और कैंडल जब जल रही है तो वो जो एयर को रिमूव कर रहे हैं उसी एयर को प्लांट जो है अपने लिए यूज कर ले रहा है, और फिर प्लांट कुछ ऐसा रिलीज कर रहा है जो माउस और कैंडल की यूज कर रहे हैं। कैंडल अपने जलने के लिए यूज कर रही है और माउस अपनी सांस लेने के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उस समय के इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, उस ऑक्सीजन को चूहा इनहेल कर रहा है, उस ऑक्सीजन का यूज बर्निंग कैंडल में हो रहा है, और जब पौधा उस बेल जार में नहीं था तो चूहा भी सफोकेशन में आ गया और कैंडल भी बुझ गई। यानी उन तीनों को जब एक साथ बेल जार में रखा गया तो ये समझ में आया कि तीनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए वो चीज चाहिए जो हम एक्सेल कर रहे हैं, और फिर हमको क्या चीज चाहिए, जो जब पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है तब जब वो जो गैस रिलीज कर रहा है वो हमको चाहिए सांस लेने के लिए। तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं सांस लेने के लिए और अपना भोजन बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका जोसेफ प्रीस्टली का क्या एक्सपेरिमेंट, जिसको बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, जोसेफ प्रीस्टली ने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूडेड दैट द एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ही डिस्कवर्ड द फैक्ट, उन्होंने ये फैक्ट डिस्कवर किया दैट द प्लांट्स रिस्टोर ऑक्सीजन इन द एयर फाउल्ड बिकॉज ऑफ बर्निंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है, ये जो अर्ली डिस्कवरीज हैं इनसे जुड़े क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्नों में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इन सारे वैज्ञानिकों के आपको नाम लर्न करने होंगे। लर्न करने का तरीका मैं कल के सेशन में डिस्कस करूंगी। एक बार पहले हम इसको कुछ लिखते चलेंगे, कुछ इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि आपको एक बार देखने पर ही पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट याद आ जाए और लर्न हो जाए। ठीक है, दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जैन इंगेनहाउस। हम क्या इनको इंजन हाउस का नाम से याद कर लो, इंगेनहाउस नाम था इनका। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूडेड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेसेस दैट प्योरीफाई द एयर। He also discovered that the green parts of plants release oxygen. यानी इन्होंने ये डिस्कवरी की कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पता लगाया, ये बताया कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे एयर को प्योरीफाई करते रहते हैं, वो हवा को स्वच्छ बनाते रहते हैं, और जो पौधा है, पौधे का ग्रीन पार्ट, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। यानी ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी था वो मतलब ऑक्सीजन को डिस्कवर तो प्रीस्टली ने किया था, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता है लेता है ये वाला जो कंटेंट आया ये किसने बताया, जैन इंगेनहाउस ने। ये किसने बताया, जैन इंगेनहाउस ने, कि उन्होंने डिस्कवर किया कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, यानी कि जो पौधे का हरा भाग है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। और वो ऑक्सीजन क्या करती है,
प्योरीफाई करती रहती है एयर को, लेकिन इस प्रोसेस के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? जैन इंगेनहाउस ने। अब कल इसको मैं आपको एरो फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको नोट करवा दूंगी, आप उसको नोट कर लेंगे तो आपका ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम केवल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे। जैन इंगेनहाउस ने 1730 से 1799 तक प्रिस्टले जैसे सिमिलर सेटअप का यूज कर, जैसे प्रिस्टले ने यूज किया था बेल जार का, उसी तरह से इसी तरीके का सिमिलर सेटअप इन्होंने भी किया। और सेटअप को इन्होंने क्या किया? बारी बारी डार्क प्लेस में और सनलाइट वाली जगह में रख के देखा। उस सेटअप को इन्होंने कभी डार्क जगह पे, जहां अंधेरा था, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं थी, वहां पे रख के देखा, और कभी ऐसी जगह पे रख के देखा जहां पे सनलाइट की प्रेजेंस थी। तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट में प्रोसेस हो रहा है ना, क्योंकि उस समय पे वैज्ञानिक क्या करते थे? प्रयोग करते रहते थे, उनको ये चीजें पता नहीं थी। जैसे आज हमें ये चीजें पता है पहले से, तो हम उस पर नहीं प्रयोग करें, हम और नए प्रयोग हो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि प्लांट जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए उसको सनलाइट की जरूरत होती है, और ये प्लांट प्रोसेस किसी न किसी तरह से बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग एनिमल के द्वारा जो एयर पॉल्यूट हो रही है उसको प्योरीफाई करने का भी काम कर रहे हैं ना। दोनों का एक्सपेरिमेंट जो था वो लगभग हम कहते हैं समान था। जोसेफ प्रिस्टली ने कहा कि तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन जैन इंगेनहाउस ने क्या बोला कि इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन कैसे, क्या हो रहा है? जैसे जो हवा छोड़ रहा है सांस लेने वाला एनिमल, वो यूज हो जा रही है पौधे के द्वारा। ये किसने बताया? जैन इंगेनहाउस ने बताया। ठीक है, तो इंगेनहाउस ने अपने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में एक्वेटिक प्लांट का यूज किया। अब उस एक्वेटिक प्लांट का नाम आ सकता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। वो कौन सा था? हाइड्रिला। हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है, और उसको इन्होंने यूज करा था। एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला का यूज करते हुए उन्होंने क्या दिखाया कि ब्राइट सनलाइट में जो पौधे के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसके चारों ओर बबल्स बनते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो ग्रीन कलर का पौधा था उसका जो ग्रीन पार्ट था उसके चारों तरफ बबल्स बन रहे थे, और डार्क प्लेस में रखे गए प्लांट में वो बबल्स नहीं बन रहे थे। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ ऐसा हो रहा था उस पौधे में जो अंधेरे में रखे गए पौधे में वो प्रोसेस नहीं हो रही थी। यानी बबल्स को बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बबल्स निकल रहे थे ये क्या थे? यही ऑक्सीजन है। उन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किया कि ये जो बबल्स सनलाइट में रखे गया पौधा था उसमें निकल रहे थे, वो क्या थे? वही ऑक्सीजन थे। तो उन्होंने ये दिखाया, उन्होंने ये साबित किया कि जो प्लांट्स हैं उनके केवल ग्रीन पार्ट्स ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। उन्होंने क्या दिखाया कि केवल ग्रीन पार्ट्स में ही कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही है जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना। तो दो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने जाना। तीसरा अर्ली एक्सपेरिमेंट आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या कहता है कि जूलियस वॉन सैक्स, वैज्ञानिक का नाम था जूलियस वॉन सैक्स। ये स्पेलिंग्स आपको अपने तरीके से लर्न करनी होंगी बच्चों, क्योंकि स्पेलिंग्स आप गलत लिखेंगे वैज्ञानिकों के नाम तो उस पे भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। वैसे ज्यादातर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही पूछा जाएगा। डिस्कवर्ड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, दैट इज क्लोरोफिल, हरित लवक, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, जो स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यानी प्लास्टिड्स जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड में, लवक में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मौजूद है, और वो पिगमेंट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर वेयर ग्लूकोज इज मेड विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च। यानी कि ग्रीन पार्ट जो था प्लांट का वो वहां पे है जहां पे ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि खाना बन रहा है, विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च। यानी कि ग्लूकोज बन रहा है और किसके रूप में स्टोर हो रहा है? वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो रहा है। तो जूलियस वॉन सैक्स ने क्या प्रमाण दिया? देखो, सन 1854 तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी।
यानी कि आप ये समझिए कि जब याद कर सकते हैं कि जब भारत में हमारे यहाँ जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय के आसपास में सन 1854 के आसपास में तक हम लोगों को ये पता नहीं था कि खाना जब बनता है तो ग्लूकोज बनता है उसमें, ये हम लोगों को नहीं पता था। तो मतलब आप ये सोचो कि लगभग 100-150 सालों में ही ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत पीढ़ी पहले तक लोग जानते थे, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत देश में इन सब चीजों की बहुत पहले से जानकारी रही है, लेकिन उसको साइंस के रूप में ढाल के बच्चों को पढ़ाया जाना, एक अलग ही शिक्षा पद्धति के रूप में पढ़ाया जाना, हम लोगों के भारत देश में ऋषि मुनियों के समय से ही ये सारी चीजें उन लोगों को पता थी। ऐसा हमारी किताबें, ऐसा हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उसमें सब में ये सारी चीजों की जानकारी मिलती है ना। तो इसमें क्या उन्होंने प्रमाण दिया जूलियस वॉन सैक्स ने कि जब पौधा ग्रो करता है, जब पौधा वृद्धि कर रहा होता है, उस समय पे पौधे में क्या होता है, निरंतर ग्लूकोज बनता रहता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में स्टोर होता रहता है। स्टोर कहाँ पे होता है? आपके जिस जगह पे ग्लूकोज बनता है वो ग्रीन कलर का पार्ट होगा, ठीक है। तो सैक्स ने बाद में फिर इस पर स्टडीज की, इस पे उन्होंने बहुत सारे जब पढ़ा, पता लगाया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको क्या पता चला कि प्लांट में जो ग्रीन सब्सटेंस है वो आपका क्लोरोफिल है, हरित लवक है, और ये कुछ स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब सैक्स ने ये बताया कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में ही ग्लूकोज बनता है, यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि ग्रीन के अलावा ब्राउन वाले पार्ट में नहीं बनता। पौधा जो है तो पौधे के तने में ग्लूकोज नहीं बनता है, अगर पौधे का तना ग्रीन कलर का है तो ही बनेगा, या पत्तियों में बनेगा, लेकिन पौधे के हरे रंग का जो भाग नहीं है उसमें ग्लूकोज का निर्माण उतनी तेजी से नहीं होता बनिस्बत की हरे रंग वाले पार्ट के मुकाबले, ठीक है। तो सैक्स ने ये बताया। अच्छा, जब ये हो गया उसके बाद फिर आए एक वैज्ञानिक T.W. एंगलमैन आए। तो इनको हम लर्न करने का, इनको इंगलमैन नाम है इनको आप एंगलमैन के नाम से लर्न करें कि इन्होंने क्या किया था, प्रिज्म का यूज किया था। तो प्रिज्म पे रोशनी डाली थी और एंगल्स बने थे, तो इनको एंगलमैन लिख सकते हैं लर्न करने के लिए। नाम है इनका T.W. ईगलमैन के नाम से लर्न कर सकते हैं। तो 1843 ये जो ईयर्स हैं 1843 से 1909 तक इन्होंने प्रिज्म, जो आपका फिजिक्स में प्रिज्म है, प्रिज्म का यूज करा, और प्रिज्म का यूज करने के बाद लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में अलग किया। यानी कि लाइट को जब प्रिज्म पे छोड़ा तो स्पेक्ट्रम बना, और उन्होंने वहां पे वो विबग्योर वाला फॉर्मूला लगाया कि रोशनी की किसी भी किरण में 7 अलग अलग रंग होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, जब इन कंपोनेंट्स को अलग किया तो उन्होंने इसमें कौन से पौधे का यूज किया, उन्होंने इसमें क्लैडोफोरा नाम के ग्रीन एल्गी का यूज करा। उन्होंने इसमें किसका यूज करा, ग्रीन कलर के एल्गी क्लैडोफोरा का यूज करा और उसको इल्यूमिनेट किया, है ना। क्लैडोफोरा के बाहर की तरफ प्रिज्म रखा, प्रिज्म पे लाइट डाली और लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में अलग कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा, वहां पे एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में उसको रखा गया, तो उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया का यूज ऑक्सीजन निकलने की साइट पता लगाने के लिए किया गया था, है ना। उन्होंने देखा, यानी कि इंगलमैन ने देखा कि किस तरह से आपका बैक्टीरिया स्प्लिट स्पेक्ट्रम के जो ब्लू और रेड रीजन था वहां पे इकट्ठे हो गए थे, जो बैक्टीरिया डाला गया था क्लैडोफोरा के साथ। तो उन्होंने क्या देखा कि जो लाइट प्रिज्म पे डाली गई, अलग अलग स्पेक्ट्रल जो कंपोनेंट्स थे वो अलग अलग हो गए। तो उन्होंने देखा कि जहां पे ब्लू वाली रोशनी पड़ रही थी और जहां पे रेड वाली रोशनी पड़ रही थी, तो ब्लू और रेड वाली रोशनी के जगह पे, उस वाले रीजन में ये जो बैक्टीरियाज थे ये इकट्ठे हो गए।
तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया गया। उन्होंने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए और बी इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से मिलता जुलता है ना। तो T.W. Engelmann discovered the first action spectrum of photosynthesis using green alga cladophora। तो cladophora का नाम याद रहेगा आप लोगों को, यानी कि ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। It roughly resembles the absorption spectra of chlorophylls A and B। अब 1, 2, 3, 4 वैज्ञानिकों के 4 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने जान लिया। अब इसमें आपको एक के बारे में और जानना है, कॉर्नेलियस वैन नील। तो नील, इनका नाम कैसे याद रखेंगे? इजिप्ट में जहां से सभ्यता की शुरुआत हुई, सिविलाइजेशन की, नील नदी के नाम से आप इन वैज्ञानिक का नाम याद कर लेंगे, कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश पे डिपेंडेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रकाश पर डिपेंडेंट है। यानी इन्होंने उस वाले पार्ट को डिस्क्राइब किया जहां पे प्रकाश संश्लेषण में वो रिएक्शन हो रही है जो प्रकाश पे डिपेंडेंट है, यानी उसके लिए प्रकाश की जरूरत है। In which hydrogen from an oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates। यानी कि उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो आपका ऑक्सीजन बन रहा है वो कैसे बन रहा है ना। उन्होंने क्या बताया? T.W. एंगलमैन ने जो डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि जहां पे ये ब्लू और आपका रेड रीजन था वहां पे बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए थे, यानी कि वहां पे थोड़ा प्रोसेस जो थी वो फास्ट थी, है ना। तो 19th सेंचुरी के मध्य तक जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस के सभी यानी कि 19वीं शताब्दी के समय तक की फीचर्स के बारे में पता चल चुका था कि किस तरह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का H2O से लाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लाइट की उपस्थिति में आपका बना रहा था, जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था। और ग्लूकोज 6 कार्बन से मिलकर के बना हुआ एक शुगर है, ये भी तब तक पता चल चुका था। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ग्लूकोज आपका ये भी पता चल गया था। तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, कॉर्नेलियस बर्नार्डस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील, इनका पूरा नाम क्या है? कॉर्नेलियस बर्नार्डस वैन नील। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि फोटोसिंथेसिस को समझने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसको हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को समझने में मील के पत्थर जैसा काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी जो स्टडी थी वो ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया पे बेस्ड थी, यानी नील की स्टडी किस पे थी? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट थी। उन्होंने क्या बताया? नील ने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्रकाश पे, रोशनी पे, और वो ऐसी जो सूर्य से हमें मिल रही है, जिसमें ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से जो मिल रहा है आपको हाइड्रोजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देती है ना। तो इसे किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है? इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इस समीकरण के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें 2H2A plus CO2 in the presence of light, 2A plus CH2O plus H2O। उन्होंने किस पर काम किया? He worked on green and purple bacteria। When he worked on sulfur bacteria, he found that sulfur is the oxidization product in them and not oxygen, since H2S is the hydrogen donor there. Hence, he concluded that oxygen comes from H2O and not from CO2। यानी कि उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वातावरण में, वो पानी के कणों से आ रही है,
ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। दोनों में ऑक्सीजन उसको दिख रही है, लेकिन उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट के बाद निष्कर्ष निकाला कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किससे मिल रही है हमें? वाटर के मॉलिक्यूल्स से, पानी के कणों से, जल के कणों से मिल रही है, ना कि हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है। मतलब ये समझाया कि जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो देने के लिए कौन है? हमें जल। जहां पे पानी है वहीं पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा किन्होंने बताया? कार्नेलियस बर्नार्डस वैन नील ने। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, है ना। अब उसमें इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया को यूज करा। तो पल्पर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में उन्होंने क्या देखा कि ये है हाइड्रोजन डोनर, जो H2S होता है। तो ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो था वो ऑक्सीजन ना हो करके क्या था? सल्फर था या सल्फेट था। तो बाद में फिर रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स ने इसे फिर सही प्रूव किया, है ना। क्या होता है जब भी कोई प्रयोग होता है बच्चों, तो शुरुआती दौर में उस प्रयोग के बहुत सारे अपवाद होते हैं और बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद फिर लास्ट में जाकर के वो चीजें, कभी कभी आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया गया, उसको मान्यता बहुत बाद में मिली। जैसे हमने मेंडल के अनुवांशिकी वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखा कि बहुत लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी उसको कोई मान्यता नहीं मिली। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वैज्ञानिक की मृत्यु के बाद उसके उन प्रयोगों को मान्यता मिली कि हाँ वो जो प्रयोग कर रहे थे वो सही थे, है ना। तो इसी तरह से बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है ना। तो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर जो है वो H2S होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन, when he worked on sulfur bacteria he found that sulfur is the oxidation product in them and not oxygen। उन्होंने देखा कि ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में जो प्रोडक्ट था वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने के बाद भी प्रोडक्ट जो था वो सल्फर था या सल्फेट था। तो यहाँ पे जो H2S है वो क्या है? हाइड्रोजन डोनर, है ना। तब उन्होंने ये कंक्लूड किया, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला that oxygen comes from H2O and not from CO2। यानी कि जो ऑक्सीजन मिल रही है वो किससे मिल रही है? H2O से मिल रही है, ना कि CO2 से। फाइनली द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड। और उसके बाद करेक्ट इक्वेशन जो थी वो फोटोसिंथेसिस की डिस्कवर हुई। और वो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस 12 H2O और पानी के अणुओं के साथ लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी कि इस प्रोसेस के लिए प्रकाश की भी समान जरूरत थी और पत्तियों का हरा होना भी जरूरी था। प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, भोजन बनाया C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट बनाया, ग्लूकोज के कण बनाए और थोड़ा पानी रिलीज हुआ और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुई। आप सभी को पता है, वी नो दैट प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। आप सबको पता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स और इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। और वो जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो आपके हेटेरोट्रॉफ्स या विषमपोषी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अलग अलग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी भी दो कैटेगरीज में होते हैं। एक तो आपका होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है आपका कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी कि दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ, जो खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी का यूज करते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट यूज अदर केमिकल्स टू मेक देयर ओन फूड बाय सम केमिकल रिएक्शंस। ये भी स्वपोषी होते हैं जो केमिकल्स का यूज करके अपने लिए खाना बना लेते हैं, है ना। तो और आगे का हम उसके बारे में अगले सेशन में जानेंगे।
बच्चों, आज हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अच्छी तरह से उसको लर्न कैसे करेंगे कल मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगी। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।